कंजर्वेटिव एंड नॉन कंजर्वेटिव फोर्सेस। देखो, ऑन द बेसिस ऑफ वर्क डन, नोट करना शुरू करो कि ऑन द बेसिस ऑफ वर्क डन देयर आर टू टाइप्स ऑफ फोर्सेस। ऑन द बेसिस ऑफ वर्क डन देयर आर टू टाइप्स ऑफ फोर्सेस, conservative forces and non-conservative forces। तो देखो क्या प्रॉपर्टीज होती हैं नॉन कंजर्वेटिव फोर्सेस की, पहले हम इसको देखेंगे। ध्यान देना, एक्चुअली इस नेचर में जो कंजर्वेटिव फोर्सेस हैं, मैं पहले उनका एग्जांपल बता दे रहा हूँ, फिर तुम लोगों को समझना थोड़ा आसान हो जाएगा कि ग्रेविटेशनल फोर्स कंजर्वेटिव फोर्स है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्सेस कंजर्वेटिव फोर्सेस होते हैं, स्प्रिंग फोर्स कंजर्वेटिव फोर्स है। तो कंजर्वेटिव कौन नहीं है? तो फ्रिक्शनल फोर्स नॉन कंजर्वेटिव फोर्स है, विस्कस फोर्स नॉन कंजर्वेटिव फोर्स है। तो इनको समझते कैसे हैं? तो प्रॉपर्टीज ऑफ कंजर्वेटिव फोर्सेस पहले बता रहा हूँ। देखो, पहले हम लोग कंजर्वेटिव फोर्सेस का डिस्कशन कर रहे हैं। पहला बात, कंजर्वेटिव फोर्सेस के लिए फर्स्ट पॉइंट ये है कि वर्क डन बाय और अगेंस्ट द कंजर्वेटिव फोर्सेस is path independent, is path independent, path independent। कहने का मतलब कि किसी बॉडी के ऊपर, जैसे यहाँ पे ध्यान दें, एग्जांपल बताया है, यह एक पॉइंट ए है और यह एक पॉइंट बी है। तो एक बॉडी को इस पॉइंट ए से बी तक लेके जा रहे हैं, ठीक है जी। तीन पाथ इसमें हमने लिया है। एक पाथ ये यहाँ से लेके गए सीधे स्ट्रेट, ये W1 वर्क डन इसमें। दूसरा पाथ ये घुमा फिरा करके लेके गए यहाँ पे, W2 इसमें वर्क डन है। तीसरा पाथ इस तरह से घुमा के लेके गए, W3 वर्क डन है ना। तो अगर ले जाने में सिर्फ कंजर्वेटिव फोर्सेस ही इन्वॉल्व हो तो ये तीनों वर्क डन सेम होंगे, तीनों केस में वर्क डन सेम होगा। तो किसी भी पाथ से आप ले करके जाओ, वर्क डन सेम होगा। अब ये नहीं कि यहाँ बहुत लोग ये सोच लेंगे डिस्प्लेसमेंट सेम है ना इसलिए वर्क डन सेम होगा, ऐसा नहीं। फोर्स कंजर्वेटिव है इसलिए वर्क डन सेम होगा, ठीक है। तो इस केस में क्या है, वर्क डन जो W1 है वो W2 है और ये W3, ये तीनों इक्वल होंगे। क्यों इक्वल होंगे? क्योंकि ले जाने में जो फोर्स इन्वॉल्व हो रहा है यह कंजर्वेटिव फोर्स है, ठीक है जी। तो पहली प्रॉपर्टी होती है कंजर्वेटिव फोर्स की कि वर्क डन बाय और अगेंस्ट द कंजर्वेटिव फोर्सेस इज पाथ इंडिपेंडेंट, पाथ पर डिपेंड नहीं करते हैं, चाहे आप किसी भी पाथ से लेकर के जाएं वर्क डन सेम होगा। इसकी जो दूसरी प्रॉपर्टी है, ध्यान देना, कंजर्वेटिव फोर्सेस की जो दूसरी प्रॉपर्टी है वो भी मैं लिख दे रहा हूं। सेकेंड प्रॉपर्टी क्या है कि वर्क डन बाय और अगेंस्ट द कंजर्वेटिव फोर्सेस in a cyclic process, in a cyclic process is जीरो, ठीक है। मतलब क्या? मतलब ये कि अगर कोई एक बॉडी है, ये देखो, और इसको आप घुमा फिरा करके ऐसे 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 लेकर के यहाँ आ गए, तो अगर कंजर्वेटिव फोर्स लगा करके यहाँ से लेकर के वापस इस जगह पे आया गया है तो वर्क डन क्या होगा? जीरो होगा। नॉन कंजर्वेटिव के केस में नहीं। तो चलो थोड़ा सा नॉन कंजर्वेटिव पे भी आइडिया ले लो। जैसे ऊपर वाला केस था कि अगर एक कोई हैवी ट्रंक होता है ना, पहले वाली केस की बात कर रहा हूँ मैं, कि यहाँ पे कोई एक हैवी ट्रंक होता, कोई हैवी ऑब्जेक्ट होता और ग्राउंड पर, यह ग्राउंड पर होता और इसको धक्का मार करके लेके जाना है इस बी पॉइंट तक,
ठीक है, तो आप किस पाथ से लेके जाना चाहते हैं? ऑब्वियसली इस स्ट्रेट पाथ से जाना चाहते हैं। क्यों? क्योंकि इसमें कम थकोगे, इसमें कम थकोगे, थकना इसमें कम होगा। क्यों कम थकोगे? क्योंकि कम वर्क करोगे। ठीक है, दूसरे पाथ से जाओ अगर इससे, तो इसमें ज़्यादा वर्क करोगे, इसमें भी ज़्यादा वर्क करोगे, है कि नहीं? क्यों? क्योंकि उस केस में जब आप इसको घसीट के ले जा रहे हो, धक्का मार के लेके जा रहे हो ग्राउंड पर, तो नॉन कंजर्वेटिव फोर्स फ्रिक्शनल फोर्स लग रहा है, और फ्रिक्शनल फोर्स जो है कि नॉन कंजर्वेटिव है, और नॉन कंजर्वेटिव फोर्सेस के केस में वर्क डन पाथ पर डिपेंड करता है, पाथ इंडिपेंडेंट नहीं होता है। आया समझ में? दूसरी बात यहाँ भी देख लो, क्या यहाँ समझ में आ रहा है कि एक बॉडी को हम उठा करके इस पाथ से होते हुए ऐसे घुमाते हुए फिर वापस यहीं लेके आ गए, कंजर्वेटिव फोर्स लगा करके लेके गए तो वर्क डन 0 हुआ। लेकिन अगर ऐसा सिचुएशन ग्राउंड पर होता कि एक ऑब्जेक्ट है ग्राउंड पे, हैवी ऑब्जेक्ट, और आपको पुश करके वापस फिर यहीं लेके आना है, तो फिर आप इसको पनिशमेंट मानते हैं, है कि नहीं? कि भाई ये तो पनिशमेंट है, क्या ज़रूरत है ये करने की? क्यों थक जाते आप? क्यों थक जाते? क्योंकि जब आप जा रहे होते लेके, तो फ्रिक्शन के अगेंस्ट में आप वर्क करते, और फ्रिक्शन तो नॉन कंजर्वेटिव फोर्स है, इस पर वर्क डन पाथ पर डिपेंड करेगा। आया समझ में? तो यहाँ पे एक बात लिख लो ताकि तुम्हें समझ में आता रहेगा, क्या? कि वर्क डन बाय फ्रिक्शनल फोर्स, वर्क डन बाय फ्रिक्शन या विस्कस फोर्स, दोनों की बात कर रहा हूँ, इसका मतलब होता है फ्रिक्शन इनटू पाथ लेंथ। समझ रहे हो? पाथ लेंथ, ये हम इसमें पाथ लेंथ लेते हैं ना कि डिस्प्लेसमेंट लेते हैं। और कॉस थीटा, थीटा यहाँ 180 डिग्री होगा ना, क्योंकि जब हम इधर भेजें तो फ्रिक्शन अपोजिट में लगेगा, तो इसलिए यहाँ माइनस में कर दो। तो कहीं भी वर्क डन बाय फ्रिक्शनल फोर्स निकालना हो, वर्क डन बाय विस्कस फोर्स निकालना हो, तो आपको क्या करना है? पाथ लेंथ लेना है, यानी कि फोर्स इंटू पाथ लेंथ इंटू कॉस 180, यानी माइनस में। ठीक है जी? और जो थर्ड प्रॉपर्टी है किसकी? विस्कस ये नॉन कंजर्वेटिव फोर्सेस की, वो मैं थर्ड भी लिख दे रहा हूँ यहाँ पे। थर्ड प्रॉपर्टी क्या है? कि ओनली कंजर्वेटिव फोर्सेस ओबे द लॉज ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मैकेनिकल एनर्जी, कंजर्वेशन ऑफ मैकेनिकल एनर्जी। जो कंजर्वेटिव फोर्सेस हैं, यही लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मैकेनिकल एनर्जी को ओबे करते हैं। क्या होती है लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मैकेनिकल एनर्जी? तो मैं आगे इसको स्टेट कर रहा हूं कि इफ ओनली कंजर्वेटिव फोर्सेस आर डूइंग वर्क, then sum of kinetic energy and potential energy of body is always constant। ठीक है जी? केवल अगर कंजर्वेटिव फोर्सेस लग रहे हैं तो सम ऑफ वर्क डन बाय काइनेटिक एनर्जी, सॉरी, सम ऑफ काइनेटिक एनर्जी एंड पोटेंशियल एनर्जी इज ऑलवेज कांस्टेंट। मैकेनिकल एनर्जी का मतलब क्या होता है? यहाँ मैं आगे लिख रहा हूँ, देखो। मैकेनिकल एनर्जी इज इक्वल टू काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी। और लिखेंगे क्या कि इफ ओनली कंजर्वेटिव फोर्स, ये जो है लॉ मैं लिख रहा हूँ, इफ ओनली कंजर्वेटिव फोर्सेस आर डूइंग वर्क, then total mechanical energy of body is always constant। total mechanical energy of body is always constant।
ये हमेशा कांस्टेंट बनी रहेगी। ठीक है जी, क्या है, यानी कि काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी इज कांस्टेंट। समझ रहे हो? तो जब यह कांस्टेंट है तो इनका चेंज जीरो होगा, यानी डेल्टा के ई प्लस डेल्टा पी ई इज इक्वल टू जीरो। तो फिर डेल्टा के ई यानी चेंज इन काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू माइनस ऑफ चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी। तो यही होता है कि अगर कोई बॉडी कंजर्वेटिव फोर्स फील्ड में मूव कर रही हो तो डिक्रीज इन काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू इंक्रीज इन पोटेंशियल एनर्जी, ऐसे समझोगे। ठीक है, एक का जो चेंज है वो दूसरे के अंदर अपीयर होगा। काइनेटिक एनर्जी का चेंज पोटेंशियल एनर्जी के फॉर्म में अपीयर होगा और पोटेंशियल एनर्जी का चेंज काइनेटिक एनर्जी के फॉर्म में अपीयर होगा। ठीक है, और क्या होगा अगर नॉन कंजर्वेटिव फोर्स लग रहा है तो उस सिचुएशन में यह जो लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मैकेनिकल एनर्जी है वो मॉडिफाई हो जाती है। ठीक है, चलो उसको भी मैं बता देता हूँ। व्हेन नॉन कंजर्वेटिव फोर्स आल्सो डूइंग वर्क, ये नोट कर लिया हो ना, बोलो। मैक्स में बता रहा हूँ कि व्हेन नॉन कंजर्वेटिव फोर्सेस are also doing work, then law of conservation of mechanical energy, law of conservation of mechanical energy is modified as, कैसे मॉडिफाई होती है कि चेंज इन मैकेनिकल एनर्जी, याद रखना ये चेंज इन मैकेनिकल एनर्जी। अब क्या है, मैकेनिकल एनर्जी सेम नहीं रहेगी, कांस्टेंट नहीं रहेगी, चेंज हो जाएगी। तो चेंज इन मैकेनिकल एनर्जी इज इक्वल टू वर्क डन बाय नॉन कंजर्वेटिव फोर्स, वर्क डन बाय नॉन कंजर्वेटिव फोर्स। ठीक है जी, यानी कि डेल्टा एम ई चेंज इन मैकेनिकल एनर्जी इज इक्वल टू डेल्टा के ई प्लस डेल्टा पी ई चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी इज इक्वल टू वर्क डन बाय नॉन कंजर्वेटिव फोर्स, डब्ल्यू एन सी लिख दे रहा हूँ, आप समझ जाओगे, वर्क डन बाय नॉन कंजर्वेटिव फोर्स। तो दो बातें इसमें हमने सीखा कि अगर सिर्फ कंजर्वेटिव फोर्सेस लग रहे हैं तो जो टोटल मैकेनिकल एनर्जी होगी वो हमेशा कांस्टेंट रहेगी, और अगर नॉन कंजर्वेटिव फोर्सेस भी लग रहे हैं बॉडी के ऊपर तो फिर मैकेनिकल एनर्जी चेंज हो जाएगी। कितनी चेंज होगी? दैट इज इक्वल टू वर्क डन बाय नॉन कंजर्वेटिव फोर्स। ठीक है, तो जब मैकेनिकल एनर्जी हम लिखते हैं तो किसका मतलब क्या है, चेंज इन मैकेनिकल एनर्जी जो लिखते हैं इसका मतलब है फाइनल मैकेनिकल एनर्जी माइनस इनिशियल मैकेनिकल एनर्जी। क्लियर? तो कंजर्वेटिव फोर्स और नॉन कंजर्वेटिव फोर्स समझ में आ गए। जो प्रॉपर्टी है कंजर्वेटिव फोर्स की उसकी अपोजिट प्रॉपर्टी है नॉन कंजर्वेटिव फोर्स की। अगर पूछा जाए कि नॉन कंजर्वेटिव फोर्सेस की प्रॉपर्टी बताओ तो क्या बोलोगे? वर्क डन बाय नॉन कंजर्वेटिव फोर्सेस इज पाथ डिपेंडेंट, पाथ पे डिपेंड करती है। वर्क डन बाय और अगेंस्ट द नॉन कंजर्वेटिव फोर्सेस इन अ साइक्लिक प्रोसेस इज नॉट जीरो। ठीक है, नॉन कंजर्वेटिव फोर्सेस डू नॉट ओबे लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मैकेनिकल एनर्जी। तो इतनी बातें आप लिखो बोलोगे। अगर कोई पूछे कि प्रूव दैट ग्रेविटेशनल फोर्सेस आर कंजर्वेटिव फोर्सेस, चलो इसको मैं प्रूफ करके दिखा रहा हूं। ठीक है, नोट हो गया? देखो क्वेश्चन है कि प्रूव दैट ग्रेविटेशनल फोर्सेस
कंजर्वेटिव फोर्सेस। हमको क्या करना है कि एक बॉडी है, इसका मास है m का, इसको सीधे h हाइट तक हमने राइज कर दिया, यह केस 1 है, ठीक है जी। ये h हाइट तक हमने राइज कर दिया पहले केस में, यह ग्राउंड है। दूसरे केस में क्या किया कि ऐसे कोई वेज टाइप का ऑब्जेक्ट था, इसकी भी हाइट h की ही थी। और तीसरे केस में क्या किया कि सेम हाइट तक लेकर गए, लेकिन सीढ़ियों से, स्टेयर्स से लेकर के गए इनको हम ऐसे, ये सेम हाइट तक गए, ठीक है जी। तो ये केस 3 हो गया। इन तीनों केसेस में जब हम वर्क डन निकालेंगे तो पाएंगे कि वर्क डन सेम ही आ रहा है। अगर सेम आ रहा है तो फिर हम ये प्रूफ कर दिए कि ग्रेविटेशनल फोर्सेस कंजर्वेटिव फोर्सेस है। तो देखते हैं पहले केस में वर्क डन इन फर्स्ट केस। वर्क डन किससे भाई? वर्क डन बाय ग्रेविटेशनल फोर्स। हाँ, तो W1 लिखोगे तो आ जाए कितना? एक्चुअली जब ये बॉडी जाएगी ऊपर तो mg का फोर्स नीचे लगेगा, जा ये ऊपर रही है, एंगल 180 डिग्री का है, सीधे मैं लिख दे रहा हूँ माइनस mgh, फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट, ठीक है जी। दूसरे केस में वर्क डन इन सेकंड केस, सेकंड केस के अंदर वर्क डन देखा जाए तो वर्क डन इन सेकंड केस जो होगा, अब देखो ये जैसे बॉडी जा रही है इधर, तो यहाँ पे ना अब वर्क डन बाई ग्रेविटेशनल फोर्स इन सेकंड केस, ध्यान रखना। तो इसका एबीडी बनाओगे mg नीचे, ठीक है। मान लो ये वाला एंगल थीटा है, तो mg का एक कंपोनेंट इधर बनेगा mg साइन थीटा, है कि नहीं, और एक कंपोनेंट इधर बन जाएगा mg कॉस थीटा। तो आप देख सकते हो कि जब यह बॉडी इधर जाएगी तो जो mg साइन थीटा वाला कंपोनेंट है वो हमेशा ही डिस्प्लेसमेंट के परपेंडिकुलर है। देखो ये डिस्प्लेसमेंट ऐसे हो रहा है और mg साइन थीटा परपेंडिकुलर लग रहा है, तो वर्क डन बाय जो mg साइन थीटा होगा वो 0 होगा। वर्क कौन करेगा? सिर्फ mg कॉस थीटा वाला कंपोनेंट करेगा। अगर इसका लेंथ यानी स्लांट हाइट ये जो है ये l हो, तो जो वर्क डन होगा इसमें माइनस ऑफ mg कॉस थीटा इंटू, सॉरी mg साइन, कुछ गलत यहाँ कर दिया ना, ये देखो ये कॉस कंपोनेंट होगा, आप भी नहीं बोल रहे थे। देखो mg ये लग रहा है ना, तो एक्चुअली ये बनेगा, ये एंगल थीटा होगा, ठीक है। इधर होगा mg कॉस थीटा और इसके तरफ होगा mg साइन थीटा। तो इस केस में जो वर्क डन होगा, ये स्लैंट हाइट इसका l का है, तो ये हो जाएगा माइनस ऑफ mg साइन थीटा इंटू l, ठीक है जी। तो देखो क्या आ रहा है, ये कलर चेंज कर दूं मैं, ये आ रहा है साइन थीटा की वैल्यू रख दो h अपॉन l, तो माइनस ऑफ mgh, ठीक है जी। यह सेकेंड केस में वर्क डन हो गया, इसको आप लिख दो W2। और थर्ड केस में क्या है कि बॉडी को स्टेयर्स के हेल्प से ऊपर की तरफ ले जा रहे हैं, तो मान लो ईच स्टेयर की हाइट जो है यह जो है h डैश की है, यह हाइट यहाँ तक की, ठीक है जी। और ये विड्थ जो है इसका x का है। तो एक बात ध्यान देना, जब हम इसको लेके जाएंगे h डैश हाइट तक तो वर्क होगा ग्रेविटेशनल फोर्स के अगेंस्ट में, लेकिन जब बॉडी इधर जाएगी यानी x डिस्टेंस तो वर्क नहीं होगा। क्यों? क्योंकि ग्रेविटेशन एक लग रहा है जो 90 डिग्री है इसके डिस्प्लेसमेंट से, तो वर्क केवल h डैश तक ही ले जाने में करना होगा। तो अगर मान लो n स्टेयर्स हैं तो हर एक स्टेयर पे उठाने में वर्क डन करना पड़ेगा। तो मैं इसको लिख रहा हूँ वर्क डन इन केस 3 इन थर्ड केस।
तो ये हो जाएगा माइनस ऑफ एम जी एच डैश, है ना, इंटू एन। एन इज नंबर ऑफ स्टेयर्स, एन क्या है, नंबर ऑफ स्टेयर्स। तो ये आ जाएगा कितना, एन इंटू एच डैश को एच लिख सकते हैं हम भाई, एन इंटू एच डैश इज इक्वल टू एच लिख सकते हैं टोटल हाइट। तो ये आ गया कितना, माइनस ऑफ एम जी एच। ये हो गया आपका W3। तो हम कह सकते हैं कि सिंस W1 इज इक्वल टू W2 इज इक्वल टू W3, इन तीनों केस में वर्क डन सेम है, दैट इज वाई देयरफॉर ग्रेविटेशनल फोर्सेस आर कंजर्वेटिव फोर्सेस। ग्रेविटेशनल फोर्सेस आर कंजर्वेटिव फोर्सेस। ठीक है जी। तो ऐसे जो भी हैं, जो भी कंजर्वेटिव फोर्सेस हमने नाम लिए हैं ना, वो सबको प्रूफ किया जा सकता है। नोट कर लिए ऑल द पीपल, ऑल द स्टूडेंट्स। अंश, ठीक है। तो इस तरीके से हम कोई भी स्प्रिंग फोर्स को भी प्रूफ कर सकते हैं कि अगर ये कंजर्वेटिव फोर्स है। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्सेस को भी प्रूफ कर सकते हैं कि कंजर्वेटिव फोर्सेस है। कंजर्वेटिव फोर्सेस से वर्क डन पाथ पे डिपेंड नहीं करेगा। ठीक है जी। और ये एक बात और ध्यान देना कि जनरली जो कंजर्वेटिव फोर्सेस हैं, दे आर वेरिएबल फोर्सेस, दे आर वेरिएबल फोर्सेस। नेक्स्ट टॉपिक होगा हम लोगों का पोटेंशियल एनर्जी। जब आपको कंजर्वेटिव फोर्स समझ में आ गया तो अगला टॉपिक होगा पोटेंशियल एनर्जी। क्या होता है बताओ तो, आज ही मैं पूछ लेता हूँ सब लोगों से। कंजर्वेटिव पोटेंशियल एनर्जी क्या होती है, बोलो, व्हाट इज पोटेंशियल एनर्जी। सर जब हम किसी ऑब्जेक्ट को एक्साइट फेस करें तो जो हाँ, तो इसको कहते क्या है कि एनर्जी ऑफ अ बॉडी बाय वर्च्यू ऑफ इट्स पोजीशन और कॉन्फ़िगरेशन। किसी भी बॉडी की एनर्जी उसकी पोजीशन और उसकी बनावट, उसकी कॉन्फ़िगरेशन के वजह से जो हो, उसको कहा जाता है पोटेंशियल एनर्जी। और फिजिक्स में आप देखते हो कि कोई भी क्वांटिटी को कहा ऐसे जाता है, डिफाइन ऐसे किया जाता है कि नहीं। जैसे वर्क को क्या कहते हैं कि जब व्हेन फोर्स इज अप्लाइड ऑन अ बॉडी एंड बॉडी मूव्स, देन वर्क इज सेड टू बी डन। बट वर्क डन बाय अ फोर्स इज डिफाइंड एज डॉट प्रोडक्ट ऑफ फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट ऑफ बॉडी। तो कहा कुछ और जाता है फिजिक्स में और डिफाइन कुछ और तरीके से किया जाता है। तो हाउ पोटेंशियल एनर्जी इज डिफाइंड, हाँ नहीं, वो एम जी एच जो है वो तो नाइन्थ क्लास से ही पढ़ते आ रहे हो। तो सुनो, मैं जनरल बता रहा हूँ। नेक्स्ट टॉपिक है पोटेंशियल एनर्जी। एक्चुअली ये बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक है, 11th से लेके 12th तक यूज होगा, क्योंकि केवल पोटेंशियल एनर्जी एमजीएच ही नहीं होती। ठीक है, बहुत तरह की पोटेंशियल एनर्जी होती है। क्या होता है, एनर्जी ऑफ अ बॉडी, एनर्जी ऑफ अ बॉडी बाय वर्च्यू ऑफ इट्स पोजीशन, इट्स पोजीशन और कॉन्फ़िगरेशन इज कॉल्ड पोटेंशियल एनर्जी। ठीक है जी, इज कॉल्ड पोटेंशियल एनर्जी। तो ये तो कही जाती है भाई, ऐसे डिफाइन कैसे करी जाती है, तो ध्यान देना, ये बड़ा इंपॉर्टेंट। नेक्स्ट जो मैं बोल रहा हूँ ये स्टेटमेंट बहुत ही इंपॉर्टेंट है, यह तरीका, क्योंकि आगे जितने भी टॉपिक, जैसे ग्रेविटेशन मिलेगा तो ग्रेविटेशन में आपको ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी निकाली जाएगी। वो एमजीएच नहीं होती, जिसको आप एमजीएच कहते हो दैट इज चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी। ठीक है। इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में पढ़ेंगे तो हम लोग इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी निकालेंगे चार्ज पार्टिकल की। ठीक है। तो कहीं भी पोटेंशियल एनर्जी निकाला जाए तो कैसे निकालेंगे वो तरीका मैं आपको आगे बता रहा हूँ, ध्यान देना। पोटेंशियल एनर्जी इज डिफाइंड एज, पोटेंशियल एनर्जी, इसको इन्वर्टेड कॉमा में लिख लो, एनर्जी
of a body is defined as negative of work done by the conservative forces acting on the body। समझ रहे हो? निगेटिव ऑफ वर्क डन बाय द कंजर्वेटिव फोर्सेस एक्टिंग ऑन द बॉडी। किसी भी बॉडी के अंदर अगर पोटेंशियल एनर्जी है तो इसका मतलब ये है कि उस बॉडी पर कंजर्वेटिव फोर्स लग रहा होगा, ये भी ध्यान रखना, ठीक है। और कंजर्वेटिव फोर्स के वर्क डन का जो निगेटिव कर दिया जाए दैट इज इक्वल टू पोटेंशियल एनर्जी। अगर हम ये कहते हैं कि इफ, ध्यान देना, एफ एक्स बी द conservative force be the conservative force acting on a body, then its potential energy u of x is equal to माइनस ऑफ, यानी x पोजीशन पर इसकी जो पोटेंशियल एनर्जी होगी दैट इज माइनस ऑफ इंटीग्रेशन ऑफ एफ एक्स इंटू डी एक्स। समझ रहे हो? ये तो इससे एक और फॉर्मूला बना सकते हो कि एफ एक्स इज इक्वल टू माइनस ऑफ डी यू ऑफ एक्स अपॉन डी एक्स, यानी डिफरेंशिएशन ऑफ पोटेंशियल एनर्जी विथ रेस्पेक्ट टू पोजीशन इज इक्वल टू फोर्स। नेगेटिव ऑफ डिफरेंशिएशन ऑफ पोटेंशियल एनर्जी विथ रेस्पेक्ट टू पोजीशन इज इक्वल टू फोर्स। तो एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी कोई भी हो, डिफाइन करने का तरीका होता है सिर्फ और सिर्फ वर्क डन अगेंस्ट द कंजर्वेटिव फोर्सेस या निगेटिव ऑफ वर्क डन बाय द कंजर्वेटिव फोर्सेस। नोट कर लिए? ओके। तो जैसे मैं एग्जांपल बता रहा हूं आगे देखो। जो आप कहते हो ना ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी, एक्चुअली जो mgh आप बोलते हो वो चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी है, वो आगे हम लोग पढ़ेंगे, लेकिन यहाँ पे उसको हम उसी फॉर्म में लिखेंगे, ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी। देखो जैसे कोई एक बॉडी है, मास इसका है m का, और इसको h हाइट तक राइज कर दिया गया, ये h हाइट तक इसे राइज कर दिया गया, तो जो वर्क डन होगा इसमें कितना होगा, या सीधे मैं लिख रहा हूँ पोटेंशियल एनर्जी, कि जो पोटेंशियल एनर्जी होगी वो होगी कितनी, अभी जो मैंने बताया वही अप्लाई करना है, माइनस ऑफ वर्क डन बाय ग्रेविटेशनल फोर्स, है कि नहीं, वर्क डन बाय ग्रेविटेशनल फोर्स। तो यहाँ पे देखोगे तो माइनस ऑफ, अब ये जब बॉडी ऊपर जा रही होगी तो ग्रेविटेशनल फोर्स mg नीचे लगेगा, h हाइट तक गई तो यह एंगल 180 डिग्री का होगा, तो यह जाएगा माइनस ऑफ mgh, है कि नहीं, तो माइनस माइनस मिल के प्लस mgh हो गए। ये हो गई ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी जब किसी बॉडी को h हाइट तक लेकर गए तब की। ठीक है। एक्चुअली यह जो mgh है, अभी ये पढ़ो कि ये चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी है, मैं आगे प्रूफ कराऊंगा ग्रेविटेशन में, है ना।
इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी। अगला है नेक्स्ट इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी। नोट कर लिए इसको। इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी ऑफ अ स्ट्रेच्ड स्प्रिंग। स्ट्रेच्ड स्प्रिंग, देखो सपोज करो कि यह एक रिजिड सपोर्ट है और यहाँ से एक स्प्रिंग जो है इससे एक m का मास अटैच्ड है, ठीक है जी। यह नेचुरल लेंथ है स्प्रिंग का। इस पर एक्सटर्नल फोर्स लगा करके इसे खींच दिया गया। तो जब खींच देंगे तो इस तरीके से बॉडी को यहाँ से x डिस्टेंस तक डिस्प्लेस कर दिया, खींच दिया इसको। तो क्या होगा, यहाँ पे देखो एक्सटर्नल फोर्स ऐसे लग रहा होगा, है ना, और स्प्रिंग फोर्स इस डायरेक्शन में लग रहा होगा, ये बताया था मैंने, है कि नहीं। जैसे ही छोड़ोगे तो स्प्रिंग फोर्स इफेक्टिव होगा और इसको उधर जा जाएगा। जब इसको खींच के रखोगे, देखो जब इसको खींच के रखोगे इधर, तो यह पोटेंशियल एनर्जी दिख नहीं रही है, छुपी हुई है। जैसे ही छोड़ोगे तो यह काइनेटिक एनर्जी के फॉर्म में अपीयर होगी, तब तुमको दिखना शुरू हो जाएगी। यही बात, किसी बॉडी को अगर h हाइट तक लेकर गए, किसी बिल्डिंग के टॉप तक लेकर के गए, कोई ऑब्जेक्ट हाथ में पकड़े हैं ऐसे, जैसे बिल्डिंग से टॉप पे गए और साइड में, वॉल के साइड में करके हाथ में पकड़े हैं, तब तक तो वो गिर नहीं रही है। जैसे ही अपना एफर्ट हटाएंगे वो गिरना शुरू कर देगी। तो आपने उस बॉडी को जब नीचे से लेकर ऊपर गए तो आपने वर्क किया अगेंस्ट द ग्रेविटेशनल फोर्स। तो जो वर्क आपने किया वही स्टोर हो गया। तो जो आपने वर्क किया वो वर्क ग्रेविटेशनल फोर्स के वर्क का निगेटिव था, इसलिए मैंने वो जनरल डेफिनेशन बनाया कि नेगेटिव ऑफ वर्क डन बाय कंजर्वेटिव फोर्स एक्टिंग ऑन द बॉडी। तो ठीक ऐसे ही यहाँ पे अगर मान लो एक्स डिस्टेंस तक खींच दिया गया, तो जो इसमें कंजर्वेटिव फोर्स होगा एफ एस, दैट इज स्प्रिंग फोर्स, ये हो जाएगा माइनस ऑफ के इंटू एक्स, वेयर के इज स्प्रिंग कांस्टेंट। समझे। तो सीधे मैं लिख रहा हूँ, देयरफॉर पोटेंशियल एनर्जी, इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी यू ऑफ एक्स इज इक्वल टू माइनस ऑफ इंटीग्रेशन ऑफ एफ एस इंटू डी एक्स फ्रॉम 0 टू एक्स, माइनस ऑफ के एक्स इंटू डी एक्स फ्रॉम 0 टू एक्स। तो यह आ जाए कितना, के एक्स स्क्वायर बाई 2 जब इंटीग्रेट करोगे तो जो इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी यू ऑफ एक्स है ये आ गई कितना, 1/2 के एक्स स्क्वायर। ये इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी, ठीक है जी। तो स्प्रिंग को, कोई एक स्प्रिंग है उसको खींच दिया गया एक्स डिस्टेंस, तो इसमें जो पोटेंशियल एनर्जी स्टोर हुई इसको हम कहेंगे इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी, और ये होगी 1/2 के एक्स स्क्वायर के इक्वल।